तो आइए हम सब इस वीडियो में संविधान सभा के बारे में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। विस्तार से मतलब कि यहाँ पे हम सब लोग पहली चीज तो ये जानेंगे कि संविधान सभा का विचार आया कहाँ से, संविधान सभा होती क्या है, और इसके साथ साथ हम इस बात पर भी डिस्कशन करेंगे कि हमारी संविधान सभा किस तरह से बनी थी। सदस्यों पर कल थोड़ी बहुत बातें हुई थी, लेकिन अब इसको हम विस्तारित करेंगे। और उसकी कार्य प्रविधि क्या थी, क्या विधानसभा पूर्ण निर्वाचित निकाय थी या उसमें नामांकन का भी सिद्धांत प्रयोग किया गया था। तो पहले चरण में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान सभा का विचार आया कहाँ से। देखिए, दुनिया में दो प्रकार के संविधान होते हैं, अगर हम उनका वर्गीकरण करें। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि संविधान क्या है। तो मैंने बताया था कि संविधान एक विशिष्ट कानूनों का समूह होता है जिसको वैधता प्राप्त होती है। फिर मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि संविधानवाद क्या होता है। तो संविधानवाद का सरल मतलब होता है कि सरकारों को, राज्य की सत्ता का प्रयोग करने वाले लोगों को या राज्य की सत्ता के जो धारक हैं उन लोगों को सारे कार्य नियम, कानूनों, प्रतिबंधों के अधीन रह करके करना होगा, यानी कि निरंकुशता आदि का अभाव। इसी को हम संविधानवाद कहते हैं। देखिए, ये दो बड़े विचार थे, ये दो बहुत ही बड़े विचार हैं, संविधान और संविधानवाद, जो कि अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड में तो काफ़ी पहले उसके लक्षण आपको दिखेंगे, लेकिन बाकी विश्व में काफ़ी देर में 18वीं शताब्दी में जब अमेरिका का संविधान बना और उसके बाद फ्रांस के संविधान बने, तो कहीं ना कहीं संविधानवाद और संविधान सभा जैसे शब्द बहुत चर्चित हुए। देखिए, एक होता है विकसित संविधान। संविधानों को अगर आप पढ़ेंगे तो दुनिया में दो प्रकार के संविधान हैं। एक विकसित संविधान होता है जिसको हम अलिखित भी कहते हैं। हालांकि अलिखित से बहुत अच्छा शब्द विकसित होता है, क्योंकि अलिखित शब्द प्रयोग करने से कई बार पहले चरण में पढ़ने वाले बच्चे समझते हैं कि जो लिखा हुआ ना हो। देखिए, अलिखित संविधान शब्द थोड़ा सा मुझे भ्रामक लगता है, इसलिए मैं विकसित संविधान शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा उचित समझता हूँ। विकसित संविधान का मतलब होता है कि जो किसी एक संविधान सभा द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में नहीं बनाया गया है, वो परंपराओं से, नियमों आदि से विकसित हुआ है। जैसे इंग्लैंड के संविधान को अगर हम पढ़ेंगे, ब्रिटेन के संविधान को अगर हम पढ़ेंगे, तो दुनिया में वो विकसित संविधान का एक उदाहरण है। उसको कुछ लोग अलिखित संविधान भी कहते हैं। क्वेश्चन भी आते हैं कि अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन का है। अलिखित का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कोई चीज़ लिखी नहीं है, मनमानी व्याख्या हो जाएगी, वहाँ पर भी संविधानवाद है। और संविधानवाद का मतलब होता है कि जब नियमों के तहत, प्रतिबंधों के तहत, निर्बंधों के तहत कार्य हो जाए, निरंकुशता आदि का अभाव हो जाए, तो वो विकसित संविधान है, क्योंकि उसको किसी एक समय सीमा के अंदर नहीं लिखा गया है। विकसित संविधान का उदाहरण है। इंग्लैंड के संविधान को जब आप पढ़ेंगे तो 1215 के मैग्ना कार्टा एक्ट से लेकर के 1688 की क्रांति और समानतावादी यो के विचार हैं, जॉन लॉक के विचार हैं, उन सब का उस पर प्रभाव है। परंपराओं के साथ वो विकसित हुआ है। तो संविधान दो प्रकार के होते हैं। पहले चरण में विकसित या लिखित मैंने आपको बताया, दूसरे होते हैं लिखित। तो लिखित संविधान में एक संविधान सभा की जरूरत पड़ती है। जैसे दुनिया में माना जाता है कि लिखित संविधान को अपनाने वाला पहला देश अमेरिका था। उसने लिखित संविधान अपनाया और उसके लिए संविधान सभा कहीं न कहीं बनानी पड़ी। फ्रांस ने भी बाद में जब 1789 की क्रांति के द्वारा अपने देश में निरंकुश सत्ता का अंत किया, तो फिर उसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा। अमेरिका ने उसको अपनाया, भारत ने भी उसी को अपनाया और वहाँ पर भी संविधान बना। तो संविधान सभा का विचार आया कहाँ से? निरंकुश राजा के काल में कानूनों की व्याख्या, कानूनों का प्रतिपादन राजा की इच्छा के अनुसार होता था। संविधानवाद ये कहता है कि कोई राजा, किसी की निरंकुशता, किसी की इच्छा नहीं होगी, बल्कि सारी चीज नियमों के आधार पर होगी। तो संविधान जो शब्द है या संविधान सभा का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक समानतावादी होते थे। समानतावादी का सरल मतलब होता है राजनीतिक विचारधारा में कि जो सभी मनुष्यों को समान मानते हैं। तो समानतावादियों ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था। समानतावादियों में एक बड़े नेता हुए जिनका नाम था हेनरी मैन। कुछ लोग तो इनको संविधान और संविधान सभा का जनक भी मानते हैं। तो हेनरी मैन का जो विचार था वो समानतावादी था। समानतावाद या समानतावादी एक विचारधारा है जिसका अर्थ है कि सभी समान हैं, कोई नियमों से ऊपर नहीं है। तो समानतावादियों ने, हेनरी मैन ने सबसे पहले संविधान सभा की संकल्पना की थी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय, कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही विभिन्न चरणों में, विभिन्न काल में विभिन्न लोगों ने संविधान सभा की बात की थी। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा है उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी
कि भारत जब भी आज़ाद होगा तो वो लोकतांत्रिक परंपरा के तहत ही आज़ाद होगा। कोई निरंकुश सत्ता, कोई सैन्य शासन, कोई तानाशाही शासन भारत में नहीं होगा। ये परिपाटी स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ ही कहीं ना कहीं चल रही थी। जैसे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, तो कांग्रेस में भी चुनाव होते थे, अध्यक्ष पद के चुनाव होते थे, प्रांतीय अध्यक्ष के लिए चुनाव होते थे, तो उनकी कार्यकारिणी होती थी, सदस्यों को महत्व दिया जाता था। तो लोकतांत्रिक परंपरा का पहले ही विकास हो चुका था। तो संविधान सभा का विचार कहीं ना कहीं हेनरी मैन और समानतावादी लोग देते रहते थे। क्योंकि इंग्लैंड का संविधान अब विकसित संविधान है, अलिखित संविधान है, तो संविधान सभा के बारे में अगर हम सब बात करेंगे तो अमेरिका और फ्रांस, ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने संविधान सभा के विचार को अपने देश में लागू किया। एक संविधान सभा के द्वारा अपना लिखित संविधान उन्होंने बनाया, वहीं से लिखित संविधान की एक समृद्ध परंपरा शुरू हुई। भारत भी उसी परंपरा का पालन करता हुआ अपने संविधान को उसने लिखित रखा है। जैसे भारतीय संविधान कैसा संविधान है आपसे पूछेगा, तो इस मामले में भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। अब बात आती है कि हमारे लिए जो संविधान सभा है इसका इतिहास क्या है, कैसे इसकी बात हम करें। तो देखिए, भले ही स्पष्ट तौर पे संविधान सभा शब्द का प्रयोग न किया गया हो, लेकिन संविधान सभा के बारे में कुछ लोगों के विचार थे। जैसे कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे जिस पे व्याख्या करनी है उनको मैंने इंगित किया है। जैसे सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपना एक स्वराज बिल प्रस्तुत किया था 1895 के आसपास, और उसमें उन्होंने ये कहीं ना कहीं मतलब माना था कि भारतीयों का शासन स्वराज होगा, भारतीय अपने हिसाब से शासन करेंगे और उनका कानून या उनका संविधान भी उन्हीं का होना चाहिए। तो यहाँ पे इस बिल को अगर पढ़ेंगे तो उसमें संविधान सभा के लक्षण या संविधान सभा के दर्शन मिलेंगे आपको। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट बहुत ही प्रचलित है और बहुत प्रयोग किया जाता है, जो उन्होंने 1922 में दिया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यानी भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। कहने का मतलब था कि भारतीय संविधान भारत के ही लोग बनाएंगे, वो उनकी इच्छा के अनुसार होगा। लेकिन औपचारिक तौर पर ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। औपचारिक तौर पर संविधान सभा की पहली बार मांग भारत के एक साम्यवादी नेता थे एम एन राय। तो एम एन राय ने सर्वप्रथम संविधान सभा की औपचारिक मांग की थी। अगर कभी आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वप्रथम किसने संविधान सभा की मांग की थी, तो आप बताएंगे एम एन राय ने। एम एन राय ने सबसे पहले ये मांग की थी कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत के संविधान का निर्माण करे। बाद के वर्षों में कांग्रेस ने भी इस विचार को अपनाया और जवाहरलाल नेहरू ने तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगस्त प्रस्ताव में कहीं ना कहीं इस बात को आपको देखने को मिलेगा। कल के वीडियो में एक चीज डिस्कस हुई थी, आज फिर से आप ध्यान रखना, भारत के लिए एक संविधान सभा होगी। इस बात को अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहली बार क्रिप्स मिशन में स्वीकार किया था। यानी कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी, इस विचार को सबसे पहले कहां पर स्वीकार किया गया था? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, 1942 में, ये आप जानते हैं। और भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। यानी कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था उसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा के गठन की यहाँ पर बात हो गई। तो इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब हम सब संविधान सभा के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। कुछ बातें आपको पहले से, देखिए पिछले वीडियो में काफी चीजें तथ्यात्मक हुई थी, यहाँ पे उन चीजों को और आगे विस्तारित हम करते हैं। तो सबसे पहले भारत के लिए जो संविधान सभा गठित हुई या भारत के लिए जो संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा गठित हुई, उसका आधार क्या था? कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय मिशन। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा विस्तारित कर लिया जाए। तो संविधान सभा का गठन तो एकदम क्लियर ही है कि किस मिशन के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ। इस पे आप सब जानते हैं कि कैबिनेट मिशन आया और उसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ। अब संविधान सभा के सदस्यों पर कल बातें हुई थी कि सदस्य कितने थे। तो ये चीज आपने कल देखी थी कि संविधान सभा में जो सदस्य थे वो 389 थे, 389 थे, और इनका बंटवारा 3 प्रकार से हुआ था। यानी कि 292 सदस्य प्रांतों से थे, ये बात आप जानते हैं। 4 जो सदस्य थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, आप देख लेना। यानी कि 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे।
और जो 93 सदस्य थे 93 वो देसी रियासतों से आने थे। देसी रियासतों से आने थे। इस पर पहले वीडियो में बात हुई है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे और आपको समझानी है, इसलिए इन चीजों को ध्यान से देखिए। तो 389 सदस्य थे, जिनमें से अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि ये अविभाजित भारत की संविधान सभा थी, यानी पाकिस्तान के लिए कोई अलग से संविधान सभा नहीं थी, वो भी इसमें शामिल थी। अब इसमें से मैंने आपको बताया था कि चुनाव 296 सीटों पर हुए थे। 93 सीटों पर देसी रियासतों के राजाओं को या प्रमुखों को ये अधिकार दिया था कि वो अपने सदस्यों को नामांकित करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, इसको आप ध्यान से देखना कि संविधान सभा कैसा निकाय था या कैसी निकाय था, मतलब कैसी निकाय थे, निर्वाचित थी कि नामांकित थी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आपसे आ जाए तो ध्यान से देखना यहाँ पे, चूंकि 296 का यहाँ पे क्या हो रहा है, चुनाव, और 93 का क्या हो रहा है, नामांकन। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जो हमारी संविधान सभा है वो आंशिक निर्वाचित और आंशिक नामांकित निकाय थे। ध्यान रखना, आंशिक निर्वाचित यानी कि कुछ अंश का या कुछ सीटों का या 296 सीटों का निर्वाचन हुआ था, और आंशिक नामांकित। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कई बार आप फंसेंगे यहाँ पर। आपसे पूछेगा कि संविधान सभा कैसा निकाय था, निर्वाचित था, नामांकित था, या आंशिक निर्वाचित आंशिक नामांकित था, या दोनों नहीं था। तो आप क्या बताएंगे, आंशिक निर्वाचित और आंशिक नामांकित। इसको किस तर्क से पुष्ट करेंगे, कैसे, आपको ये भी पता है। जैसे कभी इंटरव्यू में पहुंच गए, इस तरह क्वेश्चन आपसे बन गए किसी भी प्रसंग पर, तो पूछेगा ना कि क्यों, आप बताएंगे कि आंशिक निर्वाचित आंशिक नामांकित। तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि चूंकि संविधान सभा के जो 389 सदस्य थे उनमें से 296 का निर्वाचन हुआ था और 93 देशी रियासतों द्वारा मनोनीत किए गए थे, नामांकित किए गए थे, इसलिए ये आंशिक निर्वाचित और आंशिक नामांकित निकाय थी। सबसे पहला प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा कैसा निकाय था। तो आंशिक निर्वाचित और आंशिक नामांकित, ये आपको ध्यान में रखना है। सदस्य कितने थे, किनका निर्वाचन हुआ था, किनका निर्वाचन नहीं हुआ था। फिर अगला प्रश्न आता है, देखिए हम यहाँ पे संविधान सभा के सभी प्रकार के कार्यों पर चर्चा करेंगे, कैसे निर्वाचित हुई थी, सदस्य कितने थे, विभाजन के बाद कितने सदस्य थे, इन सभी चीजों को यहाँ पे हम सब डिस्कस करेंगे। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। तो आपका जवाब होता है नहीं। हमारी संविधान सभा आंशिक निर्वाचित आंशिक नामांकित निकाय थी। जिन 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, यानी कि निर्वाचन कितने सदस्यों का हुआ था, 296 का। तो इन सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर हुआ था, कैसे हुआ था। तो इन सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था, इनमें से आप बांट लीजिए 292 और 4। तो इनका निर्वाचन जो हुआ था वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा या प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, ध्यान से देखना, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय, जो भी शब्द आपको अच्छा लगे, एकल हस्तांतरणीय आनुपातिक मत पद्धति से। ध्यान रखना, पहला प्रश्न आपका क्या डिस्कशन हुआ कि संविधान सभा आंशिक निर्वाचित आंशिक नामांकित निकाय है। दूसरी बात आती है कि संविधान सभा के जो 296 सदस्य निर्वाचित हुए थे, 292 प्रांत के और 4 जो हमारे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के, उनका निर्वाचन कैसे हुआ था। तो उनका निर्वाचन, ध्यान से देखना, ये शब्द आपको पकड़ने हैं, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल हस्तांतरणीय आनुपातिक मत पद्धति। इस मत पद्धति को हम आगे डिस्कस करेंगे। चुनाव प्रणालियां जो होती हैं उनमें से ये भी एक चुनाव प्रणाली है, जैसे भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में और उसके अलावा राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एकल हस्तांतरणीय आनुपातिक मत पद्धति को हम सब देखेंगे
कि क्या होता है उस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था, यानी प्रत्यक्ष तौर पे नहीं हुआ था। इसीलिए कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं कि यह वयस्क मताधिकार पे आधारित नहीं थी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि उस समय वयस्क मताधिकार पे चुनाव कराना एक मुश्किल काम था, या कह सकते हैं कि एक व्ययसाध्य काम था, इसलिए ये रास्ता ज्यादा बेहतर चुना या माना गया और इसी को चुना गया। फिर एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के सदस्यों में जनसंख्या का आधार क्या था। तो एक मानक रखा गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन हो। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब एक बात और उठती है या एक आलोचना होती है। देखिए यहां पे कुछ आलोचनाओं को भी मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं। जैसे ये आलोचना लगती है कि संविधान सभा एक दलीय प्रभुत्व वाली थी, खास करके विभाजन के बाद तो उसमें एक ही दल का प्रभुत्व और ज्यादा हो गया। तो संविधान सभा एक दलीय प्रभुत्व वाली थी, ऐसे आरोप उस पर लगते हैं। जैसे ऑस्टिन कहते हैं कि कांग्रेस ही भारत है, या भारत ही कांग्रेस है, या संविधान सभा कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है, ऐसे आरोप लगते हैं या ऐसी बातें कही जाती हैं। तो यहाँ पे मैं उसको भी आपको समझाना चाहूंगा। देखिए जो संविधान सभा के चुनाव हुए तो उसमें 296 सीटें ही चुनी जानी थी। उनमें से संविधान सभा में कांग्रेस को कुल 208 सीट मिली थी। इसके अलावा लीग को इसमें से 73 सीटें मिली थी। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 281 सीटें हो जाएंगी। अब इसमें 15 सीटें बचती हैं, यानी 15 इसमें जो सदस्य थे वो अन्य थे। यानी कांग्रेस को इसमें कितनी सीटें मिली थी? 208। और लीग को कितनी मिली थी? 73। अन्य को कितनी मिली थी? 15। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर है कि इसमें कांग्रेस एक बड़ा निकाय था या सबसे बड़ा निकाय था। इसके अलावा जो शेष मैंने आपको बताया कि 93 सदस्य जो आए थे वो नामांकित होकर के आए थे। तो एक आरोप लगता है कि कांग्रेस पे एक दल का संविधान सभा पे एक दल का प्रभुत्व था। लेकिन यहां पर दो चीजें अगर आप समझेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे कभी भी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि संविधान सभा कैसा निकाय था, तो संविधान सभा बहुदलीय निकाय था। आपको यही उत्तर देना है, ध्यान रखना है आपको। संविधान सभा कैसा निकाय था? संविधान सभा बहुदलीय निकाय था। इसको आप एक दलीय प्रभुत्व वाला इस तरह से नहीं बताएंगे, बहुदलीय था। क्यों? मुस्लिम लीग तो बाद में हट गई। देखिए 15 अन्य सदस्य इसमें थे, देशी रियासतों के प्रतिनिधि आए थे, और इसको बहुदलीय निकाय इसलिए कह सकते हैं कि मात्र संख्या पे मत जाइए। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आपको मैं बताता हूँ, संविधान की कार्यविधि क्या थी, संविधान सभा में सारे निर्णय कैसे लिए गए। तो एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में कई बार बनता है कि संविधान सभा में सारे निर्णय कैसे लिए गए थे। तो संविधान सभा में जो सारे निर्णय थे या जो सारा काम हुआ था वो सर्वसम्मति से हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब संविधान सभा में जब किसी मुद्दे पर चर्चा होती थी तो वो मुद्दा मान लेते हैं कि हमें संसदीय शासन लेना है कि अध्यक्षीय शासन लेना है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, अध्यक्षीय शासन अमेरिकन मॉडल ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ब्रिटेन का संसदीय मॉडल ज्यादा अच्छा है। अब मान लेते हैं कि दोनों में एक वर्ग मानता है अध्यक्षीय, एक मानता है संसदीय। तो एक तरीका तो ये होता है कि संसदीय और अध्यक्षीय के पक्ष में वोटिंग करा ली जाए, और जहां ज्यादा वोट पड़े उस व्यवस्था को अपना लिया जाए। जैसे हमारे आजकल जैसे संसद में ऐसे ही हमारे यहाँ बिल आदि पास होते हैं। अगर साधारण संशोधन है तो साधारण बहुमत है, विशेष बहुमत है, लेकिन वहां पर भी बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाता है। लेकिन संविधान सभा में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे। मतलब कि जब तक एक भी सदस्य संतुष्ट है तब तक उस पर बहस होती थी, डिस्कशन होता था। तो इसलिए संख्या के आधार पर भले ही सदस्य विपक्ष के या विपक्ष तो नहीं कह सकते, दूसरी पार्टियों के कम थे, लेकिन उनका महत्व उतना ही था जितना कि बड़े दल का। इसीलिए यहां पर बहुमत का सिद्धांत नहीं थोपा गया था। तो इसलिए कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन बने तो संविधान सभा कैसा निकाय थी? बहुदलीय निकाय थी। एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखना है कि जब विभाजन हुआ था तो विभाजन के बाद संविधान सभा की 299 सीटें बची थी। यानी संविधान सभा जब गठित हुई थी तो सीटें कितनी थी? 389। लेकिन विभाजन के बाद सीटों की संख्या कितनी हो गई थी? 299। तो संविधान सभा के बारे में कैसे चुनाव हुआ था, उसका क्यों हुआ था, संविधान सभा कैसा निकाय था, निर्वाचित था कि नामांकित था, संविधान सभा बहुदलीय निकाय था या एक दलीय था, तो आप बताएंगे बहुदलीय। इसके अलावा ध्यान रखना, जब भारत आजाद हुआ तो संविधान सभा पूरी तरीके से एक संप्रभु निकाय बन गई। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज इसमें और ध्यान रख सकते हैं कि
जब 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्रता के बाद पहली चीज क्या हुई कि संविधान सभा पूर्ण संप्रभु बन गई। संविधान सभा पूर्ण संप्रभु बन गई, मतलब पूरी तरीके से। हालांकि ऐसा नहीं था, जैसे एक आरोप लगता है संविधान सभा पर, एक आरोप लगता है, एक आलोचना होती है कि संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं थी। उसका गठन ब्रिटेन के संसद के द्वारा एक कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था और संविधान निर्माण कार्य भी आरंभ हुआ उस समय। तो हम आज़ादी के भारत के बाद ये नहीं हुआ, संप्रभु निकाय नहीं थी। देखिए ऐसा जरूर है कि हमारी संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, लेकिन उसमें भारतीय सदस्य थे, सभी के सभी भारतीय थे। उस पर ब्रिटेन का कोई प्रभाव नहीं था, ना कोई दबाव था। संविधान का निर्माण भारतीयों ने अपनी इच्छा अनुसार किया है, तो वो एक आलोचना होती है। तो 15 अगस्त को देखिए संविधान सभा पूर्ण संप्रभु निकाय हो गई और यहाँ पे एक चेंज आया। चेंज क्या आया? 15 अगस्त 1947 के बाद हमारी संविधान सभा दो प्रकार के काम करने लगी। यानी दो प्रकार के मतलब, एक काम तो इसने किया संविधान सभा का, और एक काम इसी ने किया विधायिका का। ध्यान रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 के बाद हमारी संविधान सभा ने दो प्रकार के काम संभाले, एक संविधान सभा का यानी संविधान निर्माण का, और दूसरा क्योंकि उस समय हमारी संसद का गठन नहीं हुआ था, न लोकसभा थी न राज्यसभा थी, तो संविधान सभा ने दोनों काम संभाले। यानी कि एक संविधान सभा के तौर पे उसने संविधान निर्माण जारी रखा और दूसरा उसने विधायिका का भी काम किया, यानी कह सकते हैं कि आज के अर्थों में संसद का काम किया। जैसे जब संविधान सभा की बैठकें होती थी तो संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन जब विधायिका के रूप में संविधान सभा बैठती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर किया करते थे। यानी 1900 अगर हम देखेंगे, देखिए भारतीय संसद, आगे जब आप पढ़ेंगे तो भारतीय संसद का गठन 13 मई 1952 को हुआ है। ये डेट आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण डेट है। भारतीय संसद का गठन 13 मई 1952 को हुआ है और 15 अगस्त 1947 से लेकर के, देखिए 15 अगस्त 1947 के पहले भारत का शासन 1935 के अधिनियम के तहत होता रहा, उसके बाद भी 1935 के अधिनियम के तहत ही कहीं न कहीं चलता रहा या उसी प्रावधानों के अनुसार चलता रहा। लेकिन आजादी के बाद भारत के लिए कानून निर्माण जो हुआ 13 मई 1952 और 15 अगस्त 1947 के बीच में, तो यहाँ पे तो संसद थी नहीं, यानी निर्वाचित तरीके से हमारी संसद नहीं थी। हमारी संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। तो ये काम 52 में हुआ, 13 मई 1952 को। देखिए अब आप यहाँ पे अगर संविधान को थोड़ा समझते हैं तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर के तैयार हुआ। उसके एक दिन पहले निर्वाचन आयोग का गठन हो चुका था, 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने थे। अब देखिए भारत ने एक संसदीय व्यवस्था चुनी। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो निर्वाचन आयोग ने सबसे पहले 51 के अंत में कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में चुनाव हुए, 52 में हमारे चुनाव हुए, तो सबसे पहले विधानसभा लोकसभा के चुनाव कराए गए। विधानसभा लोकसभा के चुनाव के बाद फिर लोकसभा विधानसभा के सदस्य जब आए तो विधानसभाओं ने राज्यसभा सदस्य चुने। राज्यसभा लोकसभा विधानसभा जब आई तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। फिर लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया। तो 13 मई 1952 को भारत में पहली बार संसद का गठन हुआ। तो 13 मई 1952 की इस डेट को मैं इसलिए बता रहा हूं कि उसके पहले तक, यानी कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी और 13 मई 1952, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। वहां से राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया और मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया। लेकिन संविधान सभा ने आजादी के बाद से लेकर के और अपने अंतिम बैठक तक, यानी कि 24 जनवरी 1950 या इस अवधि में दो प्रकार के काम किए। दो प्रकार के कौन कौन से काम? एक तो उसने संविधान निर्माण का काम किया और एक उसने विधायिका का काम किया। जैसे इसकी दो बैठकें अलग अलग होती थी। जब ये विधायिका के तौर पर बैठती थी तब इसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर हुआ करते थे।
और जब ये संविधान सभा के तौर पे काम करती थी तब इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। तो आजादी के बाद ध्यान रखना, आजादी के बाद संविधान सभा में ये प्रमुख चेंज आपको ध्यान में रखने हैं कि उसने विधायिका का भी काम किया और उसने संविधान सभा का भी काम किया। और पाकिस्तान बन जाने के कारण मुस्लिम लीग की सीटें कम पड़ गई, तो जो भी अंतर पड़ा देशी रियासतों और मुस्लिम लीग आदि को मिलाकर के, तो सीटें कितनी हो गई 299। तो संविधान सभा के बारे में ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। यानी इसमें हमने क्या डिस्कशन किया, संविधान सभा का इतिहास कहाँ से आया है, संविधान सभा की विशेषताएं, सदस्य संख्या, विभाजन के बाद सदस्य संख्या, उसने कैसे विधायिका का काम किया संविधान बनने तक, उसके बाद फिर हमारे यहाँ 13 मई 1952 को संसद का गठन हुआ, उस बीच में 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा संविधान लागू हुआ, तो हमारे यहाँ एक प्रकार से अंतरिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आदि ने काम करना शुरू कर दिया। तो इन सारी व्यवस्थाओं को आपको कहीं ना कहीं समझना है। संविधान सभा कैसा निकाय थी, बहुदलीय। देखिए जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो उसमें 3 प्रकार की सीटें रखी गई थी। एक उसमें मुस्लिम सीटें थी, एक उसमें सामान्य सीटें थी, एक उसमें सिख सीटें थी, लेकिन उसमें एंग्लो इंडियन भी थे, उसमें ईसाई भी थे, उसमें सिख भी थे, पारसी भी थे। तो हमारी संविधान सभा एक विविधतापूर्ण मतलब जो है निकाय था। हम उसको एक तरह की विचारधारा वाले सदस्यों का निकाय नहीं कह सकते। दल के आधार पर देखेंगे तो मैंने व्याख्या की कि अन्य दलों के सदस्य भले ही कम थे, लेकिन सर्वसम्मति के सिद्धांत ने उस आलोचना को भी दूर कर दिया कि वहां पे बहुमत की इच्छा नहीं अपनाई गई। जैसे विश्व के अनेक संविधान बनते हैं, बहुमत की इच्छा पर बनते हैं और असफल हो जाते हैं। जैसे नेपाल का संविधान एक ऐसा संविधान है जो कई बार बना है, अभी हाल ही में फिर बना था, तो मधेसी लोगों की चिंताओं का समाधान उसमें नहीं किया गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी संविधान में बहुमत की इच्छा को थोपने के चक्कर में देश के बड़े जो है समूह के साथ अत्याचार हो जाता है। भारत में ऐसा कुछ नहीं रहा, यहाँ पर बहुमत की इच्छा को अल्पमत पे थोपा नहीं गया। तो ये संविधान सभा का संपूर्ण मतलब जो है डिस्कशन ये है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर संविधान सभा ने काम करना शुरू किया। देखिए काम करना तो गठन के बाद से ही कर दिया था, तो कुछ तथ्यात्मक चीजें भी हैं, उनको देखते चलेंगे। जैसे ये डेट आपको बिल्कुल पता होगी, 9 दिसंबर 1946, इस डेट को आपको ध्यान में रखना है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम औपचारिक बैठक हुई। देखिए प्रथम बैठक हुई, प्रथम बैठक में सारे सदस्य उपस्थित नहीं हुए, मुस्लिम लीग के ने बहिष्कार किया एक प्रकार से। तो प्रथम बैठक जब हुई तो ये औपचारिक प्रकार की एक बैठक थी, और इस बैठक में वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक का अध्यक्ष बना दिया गया। इस परंपरा को कहीं ना कहीं आप प्रोटेम स्पीकर में ढूंढ सकते हैं। जैसे जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो नवीन लोकसभा के चुनाव पे एक प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है, और उस प्रोटेम स्पीकर को आमतौर पे उस प्रोटेम स्पीकर को वरिष्ठतम सदस्यों से ही चुना जाता है, और उसका काम नवीन सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष चुना गया। तो जैसे आपसे कभी ये क्वेश्चन बने कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, कुछ लोग इनको अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं, तो प्रोटेम मान सकते हैं, अस्थायी भी मान सकते हैं। तो संविधान सभा की पहली औपचारिक बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। यहीं से हमारे संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण का औपचारिक काम शुरू कर दिया गया। मतलब भले ही संविधान पर यहाँ पे बात नहीं हुई, लेकिन औपचारिक बैठक जिस दिन से हुई उसी दिन से शुरुआत मानते हैं। तो संविधान निर्माण की डेट या इसी दिन से मानते हैं कि संविधान निर्माण शुरू हो गया, और इसी तिथि से वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हम सब काउंट करते हैं 26 नवंबर 1949 तक। तो कई बार ये क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में बनता है कि संविधान निर्माण का कार्य किस दिन आरंभ हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा अध्यक्षता की गई इस सम्मेलन की, और इस तरह से संविधान सभा का औपचारिक कार्य शुरू हुआ। उसके बाद फिर अगला प्रमुख काम यही था कि हमें एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लेना है। तो 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। जैसे कभी सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। केवल क्वेश्चन पूछे, उसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। जैसे कई बार बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप निसंकोच बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि लोग, जैसे अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है,
तो आप वही नाम बताएंगे ना जो लोकसभा अध्यक्ष है, ना कि आप प्रोटेम स्पीकर को बताएंगे। तो प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष तब बताना है आपको जब पूछा जाए। हाँ, पूछा जाए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो आप सच्चिदानंद सिन्हा को बताएंगे। यदि आपसे केवल ऐसा पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी तक अंतिम बैठक तक अध्यक्ष के तौर पर रहे। 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ तो यहीं से ये भारत के राष्ट्रपति बन गए। 13 मई को ये विधिवत चुनकर के राष्ट्रपति बने, फिर 62 तक ये राष्ट्रपति रहे 2 कार्यकाल के लिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 की बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष चुन लिए गए और संविधान सभा की कार्यप्रणाली शुरू हुई। उसके बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को जेएल नेहरू ने, यानी जवाहरलाल नेहरू ने, तेरह दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये महत्वपूर्ण है। देखो, तथ्यात्मक रूप से तो आप रट ही लेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया था, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसका मतलब समझते हैं। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव का सामान्य मंतव्य क्या है, अर्थ क्या है कि हम संविधान निर्माण करने जा रहे हैं। देखिए, भारत के लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान कार्य नहीं है, या नहीं था। क्यों? भारत बहुत ही विविधतापूर्ण देश है। भौगोलिक आधार पे, जनजातीय आधार पे, भाषा के आधार पे, खान पान के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, पहनावे के आधार पे, यह तमाम ऐसे आधार आपको दिखेंगे जहाँ पे भारत बहुत ही विविधता वाला देश है। इतने विविधता वाले देश पर बहुमत की इच्छा को थोप देना अपने आप में अन्याय है। जैसे एक प्रवृत्ति होती है कि जो बहुमत कहे वही माना जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे भारत के संदर्भ में एक सैलेड बाउल, सलाद के कटोरी की अवधारणा है। तो सलाद के कटोरे की अवधारणा का मतलब होता है कि जैसे सलाद के बर्तन में या कटोरे में भिन्न भिन्न रंग के सलाद या सब्जियां या वेजिटेबल्स हम रखते हैं, और वो सभी उस सलाद के कटोरे की शोभा को बढ़ाते हैं, और हम उनको एक साथ वो रखी जाती हैं। अलग अलग उनको खा करके हम अलग अलग स्वाद का रसास्वादन भी कर सकते हैं। अगर उन सबको एक में मिला दिया जाए तो हमें यही नहीं पता चलेगा क्या है। तो हमारी एक अवधारणा है, इसको आप कभी जब मुख्य परीक्षाएं देंगे, इंटरव्यू कहीं जाएंगे, तो आप इसका प्रयोग करेंगे। सैलेड बाउल, सलाद के कटोरे की जैसी विविधता है भारत की। तो इतने बड़े देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान कार्य नहीं था। फिर जातीय आधार पर विविधता है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय भारत में प्राचीन काल से नहीं था। हम उस दौर में स्वतंत्र हो रहे थे जब अमेरिका और फ्रांस जैसे संविधान हमारे सामने थे, आदर्श थे। नागरिक समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसी चीजें हमारे आदर्श में थे। तो देखिए, जैसे हमने अपने संविधान को बनाने में, हम कल डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में कि हमारे संविधान के स्रोत क्या हैं, तो उस पर बहुत सारी बातें आएंगी, तो वहाँ पे और विस्तार से मैं अब आपको डिस्कस करूंगा। देखिए, शुरुआती वीडियो जो बनाए मैंने वो तथ्यात्मक थे। अब धीरे धीरे तथ्य के साथ साथ व्याख्यात्मकता भी आपको मिलेगी, और इनको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो संविधान में आपकी जो समझ होगी वो दीर्घकालिक बनेगी और वो आपको किसी भी परीक्षा के लायक बनाएगी। तो भारत के लिए जो इतना बड़ा संविधान बनाना है, तो ये हुआ कि जो हम संविधान, देखिए संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, साफ सुथरा उद्देश्य है कि संविधान बनाना है। अब संविधान बनाना कोई आसान कार्य नहीं होता है। संविधान सिर्फ कोई पुस्तक नहीं है जिसको लिख दिया जाता है। मैंने बताया कि इतनी सारी विविधता, इस तरह के लोग, तो हम जो संविधान बनाएंगे वो संविधान कैसा होना चाहिए, उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि जैसे हमारे संविधान के बहुत बड़े भाग पर गांधीवाद या गांधी जी का प्रभाव है, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि संविधान बनाते समय संविधान सभा के सदस्यों को एक संदेश उन्होंने दिया था बाबू जगजीवन राम के माध्यम से, कि संविधान बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी नियम बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इस नियम का या इस कानून का या इस प्रावधान का समाज के सबसे निचले वर्ग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारत की प्रस्तावना के तौर में संविधान में सबसे बाद में शामिल किया गया, जिसको कुछ दिनों तक ये बहस रही कि क्या ये संविधान का अंग है या संविधान का अंग नहीं है। तो उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका बाद में या प्रस्तावना बन गया है, जिसको आप देख सकते हैं। प्रस्तावना में भारतीय संविधान के उद्देश्यों को बहुत ही संक्षिप्त, सादगर्भित और बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं।
तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब यही है कि जो संविधान हम बनाने जा रहे हैं उसके उद्देश्य क्या होंगे, वो संविधान समस्त भारतीयों की इच्छाओं पर कैसे खरा उतरेगा, वो समाज के सबसे निचले वर्ग को कैसे लाभ पहुंचाएगा, जो विसंगतियां हैं सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, उनको कैसे दूर किया जाएगा, अस्पृश्यता, छुआछूत, जाति आदि का, जाति प्रथा आदि को कैसे कमजोर किया जाए, प्रतिष्ठा, अवसर आदि की समानता कैसे दी जाए, विचार स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी किस तरह से प्रदान की जाए। तो जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी कि हम कैसा देश बनेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनेंगे, लोकतांत्रिक होंगे, हम एक गणराज्य होंगे, हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में हालांकि जोड़ा गया है, लेकिन भारतीय संविधान की व्याख्या को अगर आप देखेंगे तो शुरुआत से ही वो धर्मनिरपेक्षता की तरफ अग्रसर रहा है। तो हमारी जब प्रस्तावना को आप पढ़ते हैं, तो जब प्रस्तावना को आप पढ़िए तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को दिमाग में रखिए। हमारी जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान के समस्त आदर्शों को बहुत ही सारगर्भित तरीके से रखती है, इसीलिए उसको प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, आत्मा और कुंजी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्णय दिया है कि जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध प्रतीत हो वहां पे प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है, या संविधान की व्याख्या करते समय जहां पर भी कहीं टकराव या द्वैध पैदा हो वहां पे प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव का मंतव्य क्या था, मतलब क्या था कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं वो किन उद्देश्यों, देखिए किसी भी कार्य को करने से पहले आपको अपने उद्देश्यों का स्पष्ट तौर पर निर्धारण करना होता है। यदि आप ऐसा करने में असफल रहते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपका कार्य पूरी तरीके से सही समय में, निर्धारित समय में पूरा नहीं हो पाता है। हो सकता है पूरा हो जाए लेकिन निर्धारित समय में ना हो जाए। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो जब तक आपके उद्देश्य स्पष्ट नहीं होते हैं तब तक आपको बहुत भटकना पड़ता है। जब उद्देश्य स्पष्ट होते हैं तो दिशा स्पष्ट होती है, तो आप उस दिशा में प्रयास करते हैं। सबसे पहला काम यही होता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव में इस बात का निर्धारण किया गया कि हमारे उद्देश्य क्या होंगे, और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो संविधान के शुरुआती चरण में 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा पहले बैठक के अध्यक्ष रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत कब किया गया, डेट आप ध्यान रखेंगे 13 दिसंबर 1946, और पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद देखिए आगे प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति पर हम सब बात करेंगे। उसके बाद संविधान निर्माण चालू रहा, 3 वाचन हुए, विभिन्न बैठकें हुई, 3 वाचनों को आगे डिस्कस करेंगे हम सब, और अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई। बन करके कब तैयार हुआ इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया। लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950। जैसे आपसे पूछेगा संविधान कब बन करके तैयार हुआ, स्वीकृत कब हुआ, अंगीकृत कब हुआ, तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949। यानी अभी इस पर हम और डिस्कशन करेंगे। जैसे 26 नवंबर 1949, इस डेट को जब भी आपसे पूछेगा बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी संदेह के, स्वीकृत, जैसे भारतीय संविधान कब स्वीकृत हुआ, जैसे प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में यही तिथि का उल्लेख किया गया है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006 हिंदी में, और डेट के तौर पे 26 नवंबर 1949 ये प्रयोग किया गया आपकी प्रस्तावना में। तो 26 नवंबर को हमारा संविधान क्या हुआ है, स्वीकृत हुआ, अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ, आत्मार्पित हुआ। ये शब्द कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे तो आप यही डेट बताएंगे बिना किसी संदेह के। हाँ, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। कुछ तथ्यात्मक चीजें आप देख लीजिए। 26 जनवरी 1950 को लागू करने का कारण भी स्पष्ट था, इसको भी आप जान लीजिए। यानी कि हमारा संविधान बन करके कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, ये 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। कारण क्या था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में जब पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य पारित किया गया था तो वहीं पर यह निर्धारण किया गया था कि हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, और कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। यानी कि उन्होंने माना कि हम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, हम स्वाधीन हैं, और बाद में कांग्रेस इस दिवस को इसी रूप में मनाती रही। तो जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ तो इस डेट को ध्यान में रखते हुए 2 महीने देरी के साथ उसको लागू किया गया।
उसके कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए, लेकिन शेष प्रावधान 26 जनवरी 1900 या कह सकते हैं पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो कुछ डेटें भी आप ध्यान रखेंगे। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई 1946। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947। 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ। इसी अवधि को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हम सब कहते हैं। 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, उस पर समस्त सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 25 जनवरी को हमारा निर्वाचन आयोग बना और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से या कह सकते हैं कि लागू कर दिया गया। हम गणतंत्र बने उसी दिन, यानी कि हम निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख की परंपरा में आए। एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी बनता है कि 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर तक, मतलब 15 अगस्त 26 नवंबर नहीं सॉरी कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की स्थिति क्या थी? तो इस बीच में जैसे हम गणतंत्र नहीं थे, तो गणतंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि जहां पे कोई आनुवांशिक राजा ना हो, निरंकुश राजा ना हो, जहां पे निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख हो, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। तो चूंकि हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी लोकतंत्र तो हमने अपनाया है, लेकिन हमने गणराज्य शब्द को भी अपनाया है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द है। तो 26 जनवरी को जब भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ है, तो उसको हम कहते हैं कि भारत उस दिन गणतंत्र बना या गणतंत्र के तौर पर स्थापित हुआ। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की स्थिति ब्रिटिश राष्ट्रकुल के तहत एक औपनिवेशिक राज्य की थी। ऐसा कहीं कहीं मिलता है कुछ बुकों में कि भारत की स्थिति 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक ब्रिटिश राष्ट्रकुल के तहत एक औपनिवेशिक राज्य की थी। इसका मतलब ये नहीं कि भारत स्वतंत्र नहीं है, संप्रभु नहीं है, स्थिति है। 26 जनवरी को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हम गणतंत्र के तौर पे स्थापित हो गए। यहाँ पे एक प्रश्न और डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। एक प्रश्न कई बार बनता है कि भारत आखिर राष्ट्रमंडल में क्यों शामिल हुआ, और राष्ट्रमंडल में शामिल होने से क्या भारत की संप्रभुता प्रभावित नहीं होती है, या क्या राष्ट्रमंडल हमारी संप्रभुता का हनन करता है? ये प्रश्न कई बच्चों ने अलग अलग मंचों से पूछा है। एक दो लोग जो बहुत प्रिय थे, फोन से भी पूछा तो उन पर बात की हुई थी, लेकिन आप सबको मैं इसको बताता हूँ। देखिए, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल का मतलब यहाँ पर है कि ऐसे देशों का समूह जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हों। तो बहुत सारे लोग इसकी आलोचना करते हैं कि राष्ट्रमंडल में शामिल होने का फैसला भारत का एक औपनिवेशिक दास्तां या गुलामी का प्रतीक है। देखिए, यहाँ पर समझेंगे, भारत राष्ट्रमंडल में शामिल है, इससे उसकी संप्रभुता की स्थिति प्रभावित नहीं होती। यानी राष्ट्रमंडल का हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। हम एक वैश्विक संगठन के तौर पर उसमें शामिल हैं। हम जब चाहें स्वेच्छा से उसकी सदस्यता को त्याग सकते हैं। राष्ट्रमंडल का हमारे देश की आंतरिक या बाह्य नीतियों पर कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए राष्ट्रमंडल में शामिल होने से भारत की संप्रभुता का जो स्टेटस है या जो स्थिति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत यदि जब चाहे राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्याग सकता है। तो जो एक आलोचना की जाती है कि क्या राष्ट्रमंडल में शामिल होने से भारत की संप्रभुता की स्थिति प्रभावित होती है, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रमंडल में शामिल होने का फैसला संप्रभु भारत का अपना फैसला है। यदि वो चाहे तो उसकी सदस्यता को त्याग भी सकता है, स्वेच्छा से उसमें बना रह सकता है। राष्ट्रमंडल के द्वारा भारत की संप्रभुता पर कोई आक्षेप नहीं किया जाता है। इसलिए ये प्रश्न निश्चित तौर पे या ये आरोप लगाना निश्चित तौर पे गलत है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभुता को प्रभावित करती है। तो इस वीडियो में हम सब इतना पढ़ेंगे। जब अगले वीडियो में हम सब आएंगे तो हम आप संविधान सभा के वाचन, 3 वाचन हमारे हुए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम सब आगे संविधान सभा के अन्य पहलुओं पर और फिर हमारे संविधान के स्रोत, हमारे संविधान की विशेषताएं जैसे टॉपिक को डिस्कस करते हुए प्रस्तावना की तरफ अग्रसर होंगे। तो आप सब बने रहिए और अब आप वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए, क्योंकि इन वीडियो पर यह आधारित रहेगा कि आप आगे इस विषय को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। देखिए, ये सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, उसमें क्रमबद्ध तरीके से रहेंगे। अगर बिखरे हुए आपको ना समझ में आए तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो धन्यवाद, फिर हम सब मिलते हैं अगले वीडियो में।